बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं आपके साथ खिजरा सुहेल। आप देख रहे हैं एन न्यूज पे मॉर्निंग बीट्स। जनाब, सुबह का खूबसूरत सा वक्त है। आप सबको ये खूबसूरत दिन और ये खूबसूरत जो है सुबह मुबारक हो। जनाब, हम चलते हैं सबसे पहले तिलावत कुरान पाक की जानिब, उसके बाद हम वापिस आएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयात वाख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फाग़फिर लना ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बीट्स एंड न्यूज हिजरा सुहेल के साथ। जनाब, सुबह का खूबसूरत जो है हमारा आगाज हो चुका है। हमारे साथ आज मौजूद है बहुत ही जबरदस्त गेस्ट। हम आपको मिलवाएंगे अपने इन गेस्ट से, आपसे इनसे बात करेंगे खूबसूरत बातें, छोटी छोटी चिट चैट्स और सबसे ज्यादा फनी जो चीजें हैं वो है आज हमारे साथ मौजूद ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी में लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो तालीम के हवाले से है, चाहे वो उनको खुश करने के हवाले से है, चाहे वो उनको गीत सुना कर उनके अंदर रंग बिखेरने के हवाले से है। तो हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। जब से सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है इदरीस साहब जो माहिर तालीम है, इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ कॉलेज ऑफ एडमिशन टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के जो है वो डायरेक्टर भी हैं। जनाब, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं जनाब, वो कॉमेडियन एक्टर हैं, मुल्तान के बहुत नामवर शख्सियत में से एक हैं जनाब नैयर अब्बास साहब। सर, आपको भी हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हम चलते हैं अपने सिंगर की जानिब, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास जो है वो गीतों का रंग ना हो। तो अपना रंग बिखेरने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जुबैर साहब, जो सराइकी कल्चर की एक बहुत जानी मानी शख्सियत है। आपको भी हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, माशाअल्लाह, सलामत। आज इन तीनों का साथ हमारे साथ 2 घंटे बना रहेगा, आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें जनाब। हम चलते हैं अपने पहले गेस्ट की जानिब, जो कि है डायरेक्टर ऑफ कॉलेज ऑफ एडमिशन टेस्ट। तो
इदरीस साहब, आपसे हम आपकी इस जर्नी के बारे में पूछेंगे। माशाल्लाह आपके जो है मल्टी टैलेंटेड एक आपका जो एक सारा कल्चर है, आपका पर्सपेक्टिव आपका रह चुका है, आपने बहुत काम किए, तो हम थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। जर्नी से मुराद ये कि बचपन से लेकर अब तक, तो इसमें मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। शुरू में मैंने साइंस में काम किया और बड़ी छोटी एज से किया, यानी कि आप हैरान हो गए कि मैंने 6th क्लास में भी वो काम किए थे जो एक इंजीनियरिंग लेवल के होते थे, और वो होते होते एक एडवांस लेवल तक पहुंचे, हत्ता कि मैंने एनर्जी सोर्सेज पर भी काम किया। क्या बात। सोलर सेल्स की ऐसी टाइप जो शायद आज के लोग भी बहुत कम जानते हैं, उन पर भी मैं काम कर चुका हूँ। इसके अलावा फिर उसके बाद जब मैंने एजुकेशन में स्टेप लिया तो वहां पर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन शुरू की, और उसमें मेरी इस वक्त भी 14 से ज्यादा बुक्स मौजूद हैं। बहुत। उसके अलावा इसके साथ साथ वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स के साथ भी मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंस रखती हैं कि इसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं। सर, इस चीज का आपको शुरू से क्रिएटिविटी करने का शौक था? आप खुद चीजें करते थे या आपके घर का एनवायरनमेंट या आपको इस तरह की चीजें प्रोवाइड की गई थी? इस सिलसिले में एक ही चीज होती है, इंसान जो है अल्लाह ताला की मखलूक है। डेफिनेटली। जो चीज अल्लाह ताला ने खल्क की उसका कोई सानी नहीं। अगर कोई शख्स खूबसूरत है तो उसका कोई कमाल नहीं, बिल्कुल। अगर बदसूरत है तो उसके पर कोई नहीं है, और एक्चुअली कोई शख्स भी बदसूरत हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने उसे खल्क किया। इसी तरीके से इंसान को सलाहियतें दी गई, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। तो कुछ लोग ज़हीन होते हैं, अगर वो इस पर फख्र करते हैं तो एक्चुअली वो गलत कर रहे हैं, उनका इसमें क्या कमाल है। मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे शुरू से चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं कि इसमें डेप्थ क्या है, ये कैसे काम कर रही है। तो जब कोई शख्स मेरे सामने कोई काम करता है तो मुझे फील होता है कि ये काम ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। यहां से मैंने स्टार्ट लिया कि जो चीज भी मेरे सामने आती थी मुझे लगता था कि ये बहुत आसान सी चीज है, और फिर मैंने काम किया तो वो चीजें बनना शुरू हो गई। अच्छा, माशाल्लाह आपने साइंस और चीजों में बहुत काम किया, जैसे आपने छोटी छोटी चीजें आपने बनाई, आपने जो है सोलर सिस्टम्स आपने मतलब एक जेन्युइन छोटे छोटे से वो जो आपने आर्टिकल्स उसके बनाए, तो उसके बारे में जो है आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आपने और कौन कौन सी ऐसी इन्वेंशंस की हैं? अच्छा, सोलर सिस्टम में ये है कि सोलर सिस्टम बहुत कॉस्टली डिवाइस है, क्योंकि ये बेसिकली सिलिकॉन से मिलता है। तो सिलिकॉन बेशक बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन इसका कंपटीटर है कंप्यूटर, जिसकी वजह से सोलर सेल के लिए जो अवेलेबल सिलिकॉन है वो कॉस्टली हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि उसकी मार्केट साइज बड़ा है, लेकिन कंप्यूटर सारी ही सिलिकॉन यूज कर जाते हैं, तो इसीलिए सोलर सेल बहुत कॉस्टली होते हैं। लेकिन जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने अपने पूरे घर को सोलर सिस्टम पर डिवाइस किया हुआ था। क्या बात। ऑटोमेटिकली कि बिजली जाती थी और वो चल पड़ता था। हालांकि उस वक्त भी मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। हाँ, जाहिर है एक मैट्रिक का स्टूडेंट है, लेकिन सोलर सेल के साथ इश्यूज क्या है कि उस वक्त ये बहुत कॉस्टली होने के साथ साथ इसकी पर यूनिट प्रोडक्शन जो थी वो वापडा के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये वायबल नहीं थे पूरी दुनिया में कि इसको इंस्टॉल किया जा सके। जब से बिजली की कीमत बढ़ी है तो अब ये वायबल है, लोग अब इसे इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ सेविंग होती है। लेकिन ये सेल इसकी प्राइस कभी कम नहीं होगी क्योंकि इसका कंपटीटर कंप्यूटर मौजूद है जिसमें सिलिकॉन यूज होती है। बिल्कुल। इसके मुकाबले में जर्मनी में एक नई टेक्नोलॉजी मौजूद है जो 1988 में डिवाइस हुई, उसका लोग नहीं जानते। उस टेक्नोलॉजी में क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस पर एक्ट करते हुए बनती है। जैसे कि एक प्लांट है, वो रोशनी से एनर्जी लेता है और उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इस चीज को कॉपी करके डाई सेल बनाएंगे। सही। अब डाई सेल इतना सस्ता है कि इस स्टूडियो में भी बनाया जा सकता है। सिर्फ एक चीज की कमी होगी कि उसके लिए एक ग्लास चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, वरना हर फ्रूट डाई सेल है। अब उसकी मदद से बिजली पैदा हो जाती है। अब वहां वो क्यों दुनिया में आम नहीं हुआ, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। और लोग ये समझते हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता सोलर एनर्जी हर चीज को इनकम पास कर जाएगी और सारी दुनिया में सोलर एनर्जी आ जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त भी जो अच्छे सोलर सेल भी हैं
उनकी एफिशिएंसी 17% थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली वो 10% 12% से एनर्जी ज्यादा नहीं देते। यानी कि अगर हमें कारखाना चलाना चाहें बहुत बड़ा, तो हमें एकड़ नहीं माइल्स में जगह चाहिए जिसकी एनर्जी कलेक्ट की जा सके, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम सारी दुनिया को सोलर सेल से कवर कर दें तो हम 1/4 ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर सकते। यानी हमारे पास जो यानी कि बहुत जबरदस्त हमारे जो इंफॉर्मेशन है कि हमें अगर सोलर लगवाना है तो हमें उसको भी सोच के लगवाना है कि अगर हम अपना कोई इंडस्ट्रियल वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन के साथ हम उसको काम को नहीं कंप्लीट कर सकते, क्योंकि वो 30 to 40% के करीब आपको जो है ना वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, वो उससे भी कम 10% 17% से ज्यादा कभी नहीं होती। तो अभी जो महंगाई का इतना मतलब दौर चल रहा है और स्पेशली अब गर्मियां आ जाएंगी और गर्मियों में हम देखते हैं कि बिजली बहुत ज्यादा जाती है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी क्या वजह होती है? उसकी एनर्जी जाहिर है आपके मुल्क में एसीज जो है ना वो अलाउड है। एसीज बंद कर दें, एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखें कि अगर मैं मुल्तान की ही बात करता हूं आपसे, आप नवा शहर चौक पर खड़े होकर एसी काउंट कर लें, आपको पता चलेगा कि एक बिल्डिंग, जस्ट वन बिल्डिंग एक पूरे कारखाने जितनी बिजली कंज्यूम कर रही है, क्योंकि एसी चल रहे हैं। स्टेट लाइफ की बिल्डिंग में देखें, काउंट करें, 200-300 से ज्यादा एसी काम कर रहे हैं, तो वो तो एक कारखाने की बिजली ले रहे हैं। तो सर इससे तो फिर हमारी जो मईशत है उस पे तो फर्क पड़ रहा है, जो हमारी आवाम वो जो अफोर्ड नहीं कर सकती, एसीज अफोर्ड नहीं करती, जो सिर्फ पंखों पे गुजारा कर रही है, अब देखिए उनके भी अब जाके बिल वैसे ही आएंगे। जी बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल एसी के इक्वली बिल आ जाते हैं उनके भी। हाँ जी। तो इसकी वजह से जो है आपकी बिजली वो भी महंगी हो रही है। बिजली के महंगी होने की वजह से सोलर सेल आ रहा है, अदरवाइज सोलर सेल की मेंटेनेंस, इसकी कॉस्ट वो अफोर्डेबल नहीं होती एक नॉर्मल के लिए। लेकिन क्योंकि आपकी बिजली के बिल्स इस कदर ज्यादा हो गए हैं कि अब उन्हें कंपेयर किया जा सकता है कि अगर हम 50% भी सोलर एनर्जी पर ले आते हैं सिस्टम, तो कुछ ना कुछ घर में सेविंग हो जाएगी, इसलिए लोग इसको लगवा रहे हैं। अदरवाइज इसकी मेंटेनेंस भी होती है और इसकी लाइफ भी है। लोग ये समझते हैं कि बस सोलर सेल लग गया तो ये अब एंडलेस हो गया, नेवर। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता आप इसे बड़े ठंडे मुल्क में रखें तो इनकी लाइफ डबल हो जाती है। पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में थोड़े अरसे बाद इसके ऊपर से पपड़ियां उतरना शुरू हो जाती हैं। हाँ। और ये खत्म होना शुरू, इसकी जो एफिशिएंसी है डाउन होना शुरू हो जाती है। तो वो जो सेल मैं दूसरा बता रहा था ना, उसकी कॉस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी 2% है, जिसकी वजह से अभी तक नहीं आए। हालांकि एलजी के पास उसके राइट्स हैं और वो स्टूडेंट्स के बैग बना रहे हैं, जो बैग के ऊपर बड़ा खूबसूरत किस्म का कार्टून बना होता है और वो एक्चुअली सोलर सेल होता है। यानी कि ये जो नया सोलर सेल अगर आया दुनिया में, तो वो आएगा कि आप दीवार को पेंट करें, डिजाइन करें, कोई आर्टिस्टिक म्यूरल बनाएं और वो एक्चुअली सोलर सेल भी होगी। क्या बात है जनाब, ये वाकई समझने वाली है कि अब जब नेक्स्ट हमारी कोई इस तरह की वॉल्स बनेंगी और चीजें बनेंगी तो वो बेसिकली एक सोलर सेल होंगी। हाँ जी, और वो ड्रेस के ऊपर भी हो सकता है, इवन के पेपर के ऊपर भी वो सेल बन सकता है और उसको बनाना भी आसान है। लेकिन एफिशिएंसी कम होने की वजह से वो अभी तक मार्केट नहीं किए गए। फिर इसके बाद अगर सोलर सेल से निकलें तो नेक्स्ट जो एनर्जी सोर्स जो दुनिया में फ्यूचर में लाजमी आएगा, अभी नहीं है, अभी उसकी वायबिलिटी मुश्किल है, वो है वाटर से एनर्जी लेना। इस पर बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम किए, लेकिन वो उनके डिफेंड नहीं कर सके कि ये वायबल भी है या नहीं। वाटर के अंदर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल ऐसी है। अगर हम वाटर को ब्रेक डाउन कर लें तो हमें दोनों चीजें अलग मिल जाएंगी, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन। इसमें से जो हाइड्रोजन है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, जिसको आग लगती है। पेट्रोल क्यों गाड़ी में यूज किया जाता है या कारखाने से पेट्रोल से ही क्यों चलते हैं, उसकी वजह यह है कि पेट्रोल बर्न होता है रेडली, हाइड्रोजन इससे ज्यादा बर्न होती है, तो उसकी मदद से इंजन चलाया जा सकता है। उसकी एक किट लगेगी, जैसे सीएनजी की किट लगती है, हाइड्रोजन की किट भी लग सकती है। अब तो फिर दुनिया में वाटर से बिजली क्यों पैदा नहीं की जाती, उसकी वजह यह है कि वाटर को जब ब्रेक डाउन किया जाता है उसे कन्वर्ट करने के लिए उसके कंपोनेंट्स में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो जितनी बिजली उसको दी जा रही होती है प्रोडक्शन उससे कम होती है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो गई और उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो इस वजह से अभी तक हाइड्रोजन से बिजली पैदा की जा रही है, बहुत सारी मुल्क कर रहे हैं इस पर काम। जिस दिन हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर अदर देन किसी और सोर्स से दुनिया में आ गई, तो आप ये समझें कि रेवोल्यूशन आ जाएगा।
एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में नो चेंज और एनर्जी की जरूरत पूरी हो जाएगी। और उसका फायदा दूसरा ये है कि वाटर से जब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो एनवायरमेंट 100% सेफ होगा, क्योंकि वाटर ही बनेगा और वाटर दोबारा रिसाइकल हो जाएगा। तो एक्चुअली इस पर काम करने की जरूरत ज्यादा है। मैंने खुद इस पर काम किया हुआ है और मैंने इससे बिजली पैदा की हुई है हाइड्रोजन से। क्या बात है जनाब, ये इन्फॉर्मेशन वाकई टेक्निकली हम देखें तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चीजें हम देख रहे हैं, जो हम बिजली के हालात देख रहे हैं, या जो हम अपने सर्कुलर चीजें इर्द गिर्द की हम वो चीजें देख रहे हैं जो आगे जाके हमारे लिए खराब हो सकती हैं, तो उस पैमाने पर अगर हम इस लेवल का काम करें जो हमें इदरीस साहब बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल से हम बेहतरी ला सकते हैं। जनाब, हम चलते हैं नैयर अब्बास साहब की जानिब, जो कि बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। तो नैयर साहब, हम आपसे जानेंगे कि आपको कॉमेडी करने का शुरू से शौक था या आपने किसी से सीखा? जी तो मैं पंजाबी च दसां कि उर्दू च दसां, ये दसो पहले जिसमें आपका दिल करे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह असी मिक्स अप करांगे सारा उर्दू भी पंजाबी भी रख, क्योंकि खूबसूरत गुलदस्ता जेड़ा है मुख्तलिफ फुल्लां दे नाल ही बनदा है। बिल्कुल। मेरे शोबिज़ में आने का मकसद ये कि मेरे पापा मुल्तान के लेजेंड फनकारों में उनका नाम नॉमिनेट होता था। मेरे पापा मरहूम अल्लाह जन्नतों में घर दे सुहेल अब्बास साहब उनका नाम था, बहुत बड़ा नाम था वो मुल्तान का। आप ऐसा समझ लें कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मुल्तान के अमान उल्लाह साहब थे। क्या बात है। और अमान उल्लाह साहब अंकल और मेरे पापा अल्लाह दोनों को जन्नतों में घर दे, इन दोनों को मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डाल दूं चलते चलते, अपना भी आपको बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। ये हम स्ट्रगलिए थे, ब्रदर थे, दोस्त थे, हम जोली थे, और इन्होंने स्ट्रगल ऐसी काटी के जो बंदा सोचे और दंग रह जाए कि बंदा ऐसा वक्त काट नहीं सकता। इन्होंने बसों में टॉफियां भी बेची, पानी भी बेचा, और फिर मेरे पापा मुझे बताते थे कि यार एक पीरियड ऐसा आया, हम लाहौर काम कर रहे थे, अमान अंकल और मैं, हमारा कहते आमने सामने ही थिएटर, पहला ड्रामा भी हमारा इकट्ठा ही था लाहौर। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि पेमेंट मिलती नहीं थी शुरू के दिनों में, तो रात को खाने के लिए पैसे नहीं होने हमारे पास, तो जाना तो होटल के बाहर, अक्सर आपने देखा होगा खाने वाले होटल के बाहर, हाँ जी, बड़े से टप पड़े होते हैं, उसमें रोटियां गिरा देते हैं वो, किसी को सालन लगा हुआ है, किसी को नहीं लगा हुआ है, जिसको हम पंजाबी में टुकड़े भी बोलते हैं, पापड़ बन जाती है रोटी। तो मेरे पापा कहते हैं कि अमान उल्लाह साहब ने और मैंने वो वक्त भी बेटा बड़ा अरसा पीरियड काटा हमने, तो वो टुकड़े निकाल के हमने उस टप में से पानी में भिगो के खाते थे, और ऊपर देख के कहते थे कि अच्छा अल्लाह कभी तो हमारे सब्र को फल लगाएगा। और फिर वो दोनों ही बड़े इंटरनेशनल लेवल आर्टिस्ट हुए। क्या बात है, तो उनका वो मुझे विरासत से, हाँ जी, मुझे विरासत से ये काम मिला। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जब अपना ये वक्त शुरू किया, आप इस फील्ड में आए, तो आपको कैसा लगा? यानी कि आपने अपने वालिद के उस विरसे को संभाला, उसको आगे लेकर चले, तो तब आपको कैसा महसूस होता था? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उस फर्ज को कितनी खूबसूरती से निभा पाया। ये तो कोई और अगर मेरे साथ सीनियर आर्टिस्ट होते जो मेरे साथ इस वक्त मौजूदा ऑन ड्यूटी है, काम कर रहे हैं, वो आपको बताते ज्यादा बेटर। अपने मुंह से करूं तो वो फिर बुरी बात है, लेकिन इस वजह से तसल्ली में जरूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कम से कम 19-20 साल हो गए इस फील्ड से रिलेटिव, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों का रोजगार अल्लाह ने इसी काम से लगा दिया है। और ए लेवल लगा लें या बी लेवल लगा लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे आर्टिस्टों में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बड़ी खास रहमत है, मेरा नाम आता है। और लाहौर से जितने आर्टिस्ट आते हैं, लेजेंड मेल फीमेल, सबके साथ मैंने काम किया, और सब मेरे वालिद की वजह से भी, और बाय फेस के यार ये सुहेल अब्बास साहब का बेटा नैयर अब्बास जानते हैं। तो कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा वाक्य आप हमसे जो है शेयर करें, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जहां आपको काम करके लगा हो कि यहाँ मैंने अपने आप को, अपने वालिद को जो है प्रेजेंट किया है। देखें, पहले नंबर पे तो इफ यू डोंट माइंड, आप ये बुरा नहीं मनाइएगा, बेटा जितना मर्जी तरक्की कर ले, हाँ, मेरे ये तो है, मुताबिक वो बाप किसी नहीं ले सकता। हाँ जी। लेकिन उस वक्त का माहौल कुछ और था, मेरे पापा के दौर का, वो दौर खूबसूरत था। अच्छा। फैमिली आती थी थिएटर्स में, अब आपके सामने है कि फैमिली बहुत दूर हो गई हमारे इस काम से। तो ये है कि उस वक्त के आर्टिस्ट में, इस वक्त के आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। अब कमर्शियल तो हो गया काम, आर्टिस्ट जल्दी सरवाइव कर लेता है, जल्दी हिट हो जाता है, क्योंकि मीडिया ने उसको प्लाइज कर दिया। उस वक्त मीडिया इतना नहीं था, लेकिन ये कि उस वक्त फनकार की रिस्पेक्ट ज्यादा थी।
अब हमारी जो माए बहनें हैं वो मैं नहीं समझता कि वो थिएटर्स में आती हूँ। टीवी प्लेस देख लेना, मॉर्निंग शो जैसे आपका है अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत, वो फैमिलियां देख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो थिएटर से दूर हो गई फैमिली। तो नहीं सब कोई खास वजह आप समझते हैं कि क्यों दूर हो गई है? इसमें माहौल का भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ फर्क है। और जहाँ आर्टिस्टों को कहा जाता है कि यार आर्टिस्ट अच्छे नहीं आ रहे, यार आर्टिस्ट अच्छे या बुरे हर दौर में देखें, जो भी घर से काम करने आया है जी उसको आगे से जैसी लाइन मिलनी है, जैसा स्क्रिप्ट उसके सामने रखा जाएगा वो उसके मुताबिक उस पर वर्क करेगा, काम करेगा। अब मेहनत करवाने वाले लोग भी नहीं है, मेहनत करने वाले लोग भी नहीं है। विद मेरी आसान हो गई, रोजी कमाना आसान हो गई। हमारे मीडिया ने रोजी कमाना ना आसान कर दिया। पहले वर्क करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। अब सुहेल अहमद साहब हैं, अल्लाह जंतों में घर दे मस्ताना साहब, अमान उल्लाह साहब, शौकी खान साहब, बब्बू बराल साहब, आबद खान साहब, मेरे वालिद सुहेल अब्बास साहब, ये वो लेजेंड लोग हुए जिन्होंने काम किया है, वर्क किया है। हाँ जी। फिर लोगों के दिलों में वो नक्श हुए हैं। तो आज के आने वाले को ये समझते कि यार ये काम बहुत इजी है, इतना इजी काम नहीं है। रुलाना आसान है। हाँ मैं हुणी तुहाडे हत्थ गंदी बेटा तुसी रोवो ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन हसाना औखा है, हसाना जो वो मुश्किल काम है वो बड़ा। तो ये जरूरी नहीं है कि जाल बंदे हसांदे ने। साडा खूबसूरत मुल्क है पाकिस्तान, मैं तुहानू दसां कि इतना खूबसूरत मुल्क है कि इत्थे महंगाई जिन्नी मर्जी हो जाए डिस्कसां जरूर हुंदियां ने। आटा महंगा हो गया, चीनी गरीब बंदे दी पहुंच तो दूर है, मकान दे किराए वध गए, पेट्रोल वध गया। ये पाकिस्तानी नहीं जुगत करन तो बाद आ ही नहीं सकते। डॉक्टर साडा शोभा एक ऐसा मिसाल है कि जिन्हां को तुसी मेरा ख्याल सोच नहीं सकते कि डॉक्टर जुगता करनगे, लेकिन साडे मुल्तान दे डॉक्टर अल्लाह खैर करे। मेरी पिछले दिन तबीयत नासाज हो गई, एक डॉक्टर को गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मैनू कमजोरी इन्नी हो गई, मैनू दो दो बंदे नजर आते हैं। अगो डॉक्टर मैंने कहता तुसी 3 जने दुकान च की करन डए, उन्हें मेरा मिट्टी ते कटा इलाज करना जी अपनी नजर कमजोर है। मैं तंग आके रक्षा पड़े, मैं दूसरे डॉक्टर को चला गया, यार हो सकता है 119 भी हो जाती है, गर्मी का इफेक्ट भी है। मैं रक्षा कराया, मैं अगले डॉक्टर को चला गया, डॉक्टर साहब मैनू बड़ी कमजोरी है, मैनू लगता मेरे सज्जे पासे वाला गुर्दा काम नहीं करता। डॉक्टर सिर ते हाथ मार के कहता काका मैं की करा, मेरा बड़ा मुंडा काम नहीं करता। हुण दसो मैं उथों अपनी दवाई लेंदा या मैं उहदे मुंडे नूं दुरुस्त करदा? मैनू तो वक्त पै गया ना, मैं अगले डॉक्टर को चला गया, मैं कहा डॉक्टर साहब गर्मी हले स्टार्ट हुई है ते मैनू प्रॉब्लम की है, इन्नी कमजोरी है कि यार मैं पैदल भी टुरा मैनू पसीना नहीं आंदा। कहंदा बेटे नैयर मेरे को आ गए हैं, बिल बन लैण दे फिर तेरा रुकना नहीं। इस डॉक्टरों का हाल है साडे, यानी कि पाकिस्तान महंगाई का तो कोई तल्लक नहीं है, ये जुगता करन तो बाद नहीं रह सकते। बिल्कुल फकीर बड़ियां जुगता करते हैं मुल्तान शहर दे, अल्लाह बचाए इन्हां कोल। मैं एक फकीर नूं पुछया, मैं कहा बुजुर्गो दिहाड़ी दा किन्ना क कमा लेंदे हो? कहंदा पुत्त अल्लाह झूठ ना बुलाए, माफ करन वाले ना टकरन ते 500 रुपए की दिहाड़ी मेरी बात ते। क्या बात है, ठीक है जी, ये तो फकीर दा हाल है। मज़ाहिया मुल्क है साडा, अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान। इसीलिए आप देखें ना कि आज भी इन फन और इन चीजों की हमारे मुल्क में अभी भी कदर है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इनको ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। जैसे हमारे जितनी भी माशाल्लाह से कॉमेडियंस अब तक जो चल रहे हैं, जो गुजरे हैं, उनको अब तक ऐसे ही हम लोग सराहते हैं। उनको आज भी हम उनके वो पुराने जोक्स अगर हम यूट्यूब पे दूसरे उस पे हम उनकी कॉमेडीज देखें तो हमें बड़ा मजा आता है, हमें बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम चलते हैं जनाब जुबैर साहब की जानिब और हम सुनते हैं गाना, क्योंकि हंस लिए अब हम चाहते हैं कि थोड़े से गीतों के रंग भी जो है वो भी हम बिखेरें। तो जुबैर साहब आप हमें क्या सुनाएंगे? आशौक कुई परवान चढ़ा, हो साडे जखम दुखा ते कुचस आवे, साडे पैर पंधो चढ़ जख्मियां को, वल घुंघरू पात कुचस आवे, साकू सदमे जो दीदार देहन, होए बानी शक्ल लुका ते कुचस आवे, ते कुचन इकबाल जोनी भाणा, एक मार मुका ते कुचस आवे।
जे भाणे दी कंद ढै पोवे ओरल माल आवारा थी वेंदे जे गुरु सुरहद को छोड़ वने वल ताल आवारा थी वेंदे जे बोछण ओछण ना दे ओ हर वाल आवारा थी वेंदे जे भाल संभाल न सैत करे इकबाल आवारा थी वेंदे तेरे हुक्म ते सैया नच पई हां ओ तामील कीती बहु देर नची तै बहु समझे मैं नहीं समझी मैं कर कर के कई फेर नची तेरे इश्क च मस्ती में खादी होए मदहोशी विच बहु देर नची एक नुक्ते विच इकबाल जोहा मेरी जबर नची मेरी जेर नची पानी पाया कर तो कहीं मिले मर वैसा ओ बहु याद ना कर। जनाब बहुत जनाब इतनी खूबसूरत आवाज आपकी। हम चाहते हैं इसी के साथ आप हमें खूबसूरत से गीत भी सुनाएं। साकू रोल गियो बिच थल माही वे साकू रोल गियो बिच थल माही गियो अपने केच तू वल माही साकू रोल गियो बिच थल माही वे साकू रोल गियो बिच थल माही विच जानी रोल गईया थल बर विच जानी रोल गईया तेरे बाजू थी बेमुल गईया तेरे बाजू थी बेमुल गईया हुण प्यार सनेड़ा घल माही साकू रोल गियो विच थल माही वे साकू रोल गियो विच थल माही हिजर विछोड़े मार दी
तेरे हिजर विछोड़े मार दिते, तेरे दुखड़िया मैं को साड़ दिते, तेरे दुखड़िया मैं को साड़ दिते। बन इश्क दा गई मैं पल माही, सकूं रोल गियों विच थल माही वे, साकूं रोल गियों विच थल माही। ढोला आवन तू, हुण आवन ढोला आवन तू, मेरी उजड़ी झोंक वसावन तू, मेरी उजड़ी झोंक वसावन तू। नित रस्ते बैठी मल माही, सकूं रोल गियों विच थल माही वे, सकूं रोल गियों विच थल माही। दरिया तार नवन, इकबाल है दरिया तार नवन। हुण आवन दी गए ढल माही, सकूं रोल गियों विच थल माही वे, सकूं रोल गियों विच थल माही। गियों अपने केच तू वल माही, सकूं रोल गियों विच थल माही वे, सकूं रोल गियों विच थल माही वे, सकूं रोल गियों विच थल माही। क्या बात है जनाब, बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत आवाज। हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर साहब जो सराइकी सिंगर हैं जनाब मुल्तान की, बहुत खूबसूरत आवाज है ये। हम इनसे सिर्फ एक छोटा मुख्तसर सवाल करेंगे। सर आप हमें ये बताएं कि आपने गाना कब से शुरू किया और किस तरह शुरू किया? तो पहले तो वैसे शौक नहीं था गाने का। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब शायर थे, क्या तो बात? उनके पास सिंगर भी आते थे हमारे घर। उधर हर 14 को प्रोग्राम होता था, चांद की 14 को। अच्छा। तो हम अच्छा नहीं समझते थे मौसीकी को, तो उनसे लड़ते भी थे वो सिंगरों से। तो एक दिन वो बैठे थे तो उन्होंने कहा कोई इनको समझाएं। तो मेरे वालिद साहब ने कहा यार जब मैं चला जाऊंगा तो फिर ये गाएंगे। तो वैसे ही हुआ, वो जब गए उन्होंने कोई दुआ दी ऐसी। तो उनके जाने के बाद मैंने गाना शुरू किया। तो मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है गाना जो है ना, ये कोई आसान, ये कोई वो कहते हैं कि मौसीकी जो है ना ये मरने के बाद सीखने का अमल है, कोई मरने तक तो बंदा नहीं सीख सकता। तो कम से कम एक जिंदगी जो है ना ये पूरी नहीं, कम है।
तो ये सीखते रहने का अमल है बस, कोई ऐसा खूबसूरत आवाज है, इतना तो ये दुआ का कोई असर है, कोई दुआ की वजह से हम गा रहे हैं, बाकी कोई हमारा, क्योंकि ये जो खूबसूरती है ये रूह की खूबसूरती है कि आप कि जब रूह इतनी साफ हो, आप उसको गाने में इतना महव हो, तब जाकर ये आपके साथ जो है ना, वो कहते हैं कि आपके साथ मैच होती है, तब आपकी आवाज जो है वो सुर पकड़ती है और फिर वो लोगों में रंग बिखेरती है। मेरे वाले साहब बैठे थे एक दिन, तो एक मौलवी साहब आए, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये बांसुरी जो है ना, ये बहुत खराब, जो इसी की वजह से ये सारा ये मौसीकी, तो उन्होंने कहा बेटा ये इसको क्यों आप गलत कह रहे हो, ये तो एक लकड़ी का बना हुआ है, ये तो वैसे है जैसे रूह से पहले मैं था, कि जब रूह मेरे अंदर आई तो मैं बोलने लगा, तो मैं भी इसमें जब तक फूंक नहीं दूंगा तो ये नहीं बोलेगी, ये सिलसिला वही चला, आप इसको क्यों गलत कह रहे हैं। हाँ जी, तो ये रूहानी चीज है जी, मौसीकी भी इसमें रूह का कोई बड़ा दखल है। क्या बात है जनाब, ये रूहानियत जो है अल्लाह ताला ऐसी ही कायम रखे और इसी तरह से हम खूबसूरत आवाजें सुनते रहें। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब, वापिस आते हैं और फिर अपने प्रोग्राम का आगाज ऐसे ही रखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लुक दिखाता है कि मुझे ये लुक चाहिए। ये पैशन तो हर यंगस्टर के अंदर होना चाहिए। दीजिए सिर्फ मोहब्बत ही गुनहगारों को। आजकल वो माहौल नहीं, इसी टूल को ना हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। स्किन टोन के अकॉर्डिंग हम उनका कवर करते हैं। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म। मैं जिस दिन भुला दूं, लाइक अपने लेग्स के नीचे आपने क्लैप करना है। लड़कियों के जाएगी कहाँ रिपोर्टिंग करने। लाया लाया मैं तेरे। इंसान की जिंदगी और एक जानवर की जिंदगी में फर्क क्या है? ऐसे लोग खत्म नहीं हुए जो लोगों के लिए कुछ करते हैं। खिजरा सुहेल को इजाजत दीजिए, हमारी तरफ से अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बीट्स एंड न्यूज के साथ जनाब, मैं आपके साथ खिजरा सुहेल और हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है। बहुत मजा आ रहा है जनाब, क्योंकि जहां जहां हमें बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिल रही है वहाँ थोड़े से कॉमेडी के झटके और फिर उसके बाद जो रंगीन मिजाज हमारी सिंगिंग का जो एक रंग चल रहा है वो भी बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ हम बात कर रहे थे जुबैर साहब से मौसीकी के बारे में कि जो मौसीकी का रंग है, और उन्होंने कहा कि एक जिंदगी काफी नहीं है उसे सीखने के लिए। तो हम मजीद आपसे जानना चाहेंगे जुबैर साहब के क्यों एक जिंदगी काफी नहीं है, ऐसी क्या मुश्किलात हैं जो हमें पेश आती हैं? जाते हैं अकेडमी में भी जाते हैं, तो सीखने का अमल जो है ना यहाँ मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, कोई उस्ताद जो सिखाने वाले पहले तो थे, अब मेरे ख्याल में वो काम नहीं है। तो बस सुन लेते हैं, किसी को सुन लिया, को याद कर लिया। जैसे रफी साहब मेरे फेवरेट सिंगर्स में, हम जरूर सुनेंगे रफी साहब हम आपसे जरूर सुनेंगे इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमें पता चला जब आपने कहा कि रफी साहब, तो फिर इतने पुराने तो हम हैं तो नहीं, लेकिन हमने सुना बहुत। ये इल्म मुंतकिल होता है एक से दूसरे में, इसकी कोई तहरीर नहीं है, कोई लिखत पढ़त कोई चीज नहीं है। क्या बात कि आप किसी उस्ताद की खिदमत करते हैं, उनसे आपको कुछ मिल सकता है। हाँ जी, कि ये बस कुछ ऐसा ही इल्म है। खुदा के बाद ये तोहफा उस्ताद से मिलता है। जी बेशक, उस्ताद को माँ बाप कहा गया जी, माँ बाप ही वो सारे से कि उस्ताद माँ हुए, तो दोनों दर्जे उसके पास है। उस्ताद के पास कोई शक नहीं, दोनों दर्जे, माँ भी है बाप भी है जी। उस्ताद बहुत कुछ सिखाते हैं जी, कि माँ बाप के बाद तरबियत का जो दूसरा दर्जा है वो उस्ताद के पास है। तो साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे जुबैर साहब ने कहा कि जो है मौसीकी सीखना और चीजें करना मुश्किल है, आपको क्या लगता है कि अब के दौर में चाहे हम कॉमेडी, हम किसी एक्टर के रेलिवेंट ले लें या हम किसी मौसीकी से रेलिवेंट ले लें, उस चीज को सीखना अब इतना मुश्किल क्यों है? जहां तक म्यूजिक की बात है ना, किसी दौर के अंदर अगर आप लें तो बरसों जिंदगियां गुजर जाती थी रियाज करते करते, और फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट हमारे सामने आती थी। अब हम देखते हैं कि 16 साल का बच्चा होता है, उसके पास सैकड़ों इक्विपमेंट होते हैं, बस उसमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो उछल कूद कर सकते हैं, म्यूजिक स्टार्ट। क्या बात है क्या अच्छी जो है डेफिनेशन दी है म्यूजिक की। जबकि वाकई मेरा, अगर आप अपना चॉइस लेना, मैं उस्ताद का कलाम
उस साथजा की ही आवाज में सुनना पसंद करता हूँ। क्या बात है। क्योंकि जब भी किसी फन को, किसी आर्ट को यूजर फ्रेंडली कर दिया जाए, जैसे कि आजकल ट्रेंड है कि हर चीज इतनी आसान बना दी जाए कि वो यूजर फ्रेंडली हो, उसका वो एंड स्टार्ट होता है। ये तो है। उसके बाद वो उस लेवल पर चली जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। जब तक आर्ट फन एक लेवल पर ना रहे, उसके लिए एफर्ट ना हो, तब तक उसकी लाइफ जो ना मेंटेन नहीं हो सकती। तो आज जो कुछ हो रहा है ना, आप उसमें देखें कि ड्रास्टिकली चेंजेस आ रही हैं। यानी कि बाज़ औक़ात म्यूजिक आपको रूह की ग़िज़ा नहीं रहती, वो बदहज़मी कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे और लोग सुन रहे होते हैं। हाँ, मतलब शोर हो रहा होता है। अब मैंने अभी सुना, क्या ये एक दिन के अंदर इन्होंने अचीव किया? बिल्कुल। लेकिन आप जो है ना अभी बहुत सारे इक्विपमेंट इकट्ठे करें जिसमें इको भी हो, वाइब्रेशन भी हो, बाकी चीजें भी हो, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और एक सांस जो है ना जरा लंबा बोल सके। क्या तो ये वाली कोई म्यूजिक नहीं रही। क्योंकि वो जब उन्होंने उससे पहले गाया अपनी आवाज में, जब उन्होंने खुद गाया विदाउट म्यूजिक, तो वो लग रहा था कि वाकई ही उन्होंने मेहनत की है, रियाज किया है, मेहनत है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पावर, जो सोल पावर है, वो नजर आई हमें उसमें। बिल्कुल इसी तरह से है। तो जब तक ये चीजें रहेंगी, म्यूजिक जिंदा है। और जब ये यूजर फ्रेंडली और बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर लाया जाएगा ना इसे, तो ये म्यूजिक नहीं रहेगी, मजाक बनता चला जाएगा। ऐसा ही है। अब बहुत सारे आप इंग्लिश म्यूजिशियंस को देखें, मैं उनके नाम नहीं लेता, वो दीवारों पे उछल रहे हैं। यानी कि वो म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है, वो पता नहीं कौन सी ग़िज़ा दे रहे हैं। वो अपनी जो उन्होंने खुराक खाई होती ना हार्ड वाली, वो जी असल बात असल चीज असल बात ये। बिल्कुल नहीं। ये सब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं देखें, बिल्कुल ये भी बड़े हैं और ये भी बड़े हैं मेरे, तो कोई भी काम वो इतना इजी नहीं होता जिस तरह व्यूज ये होते हैं कि सोच रहे होते हैं कि यार ये बड़ा इजीली काम, इतना इजी काम नहीं होता, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे तो मेरे, लेकिन मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी का नाम ले लेना हूँ जिससे शायद आप भी कहेंगे हाँ मेरे भी फेवरेट है, और मैं समझता हूँ वो यंग के भी फेवरेट है, और उनको हमारे बुजुर्ग भी सुनते हैं तो कहते हैं यार वेरी गुड, ये बच्चा बड़ा इन अकल मौत काम दी। तो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम सजाद अली साहब, क्या बात है, उनका तो मुझे दिली तौर पे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे। वो वाकई क्या कहना, आवाज उनकी बहुत, मकसद की बहुत खूबसूरत आवाज है। इनको अभी जिन सिंगरों की इन्होंने अंकल ने डिस्कस की कि यार दीवार पे चढ़ के सुनाने मार रहे थे, उनको ये सोचना चाहिए कि यार हम इन जैसे लोगों को, राहत साहब हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब है, मेहंदी हसन खान साहब है, गुलाम अली खान साहब है, यार ऐसे लोगों के फॉलोअर क्यों नहीं बनते? उसे खत्म किया गया है, खत्म किया गया है। हाँ जी, उनको खत्म किया गया है। देखिए पुराने जमाने में जो थे मुगल बादशाह थे, ये लोग थे, वो उनको सपोर्ट करते थे, वजीफे देते थे, तो वो चलता था। अदरवाइज एक फनकार सारा दिन बैठा रियाज कर रहा है तो वो खाएगा कहाँ से? बिल्कुल। और ये देखिए उनका काम स्ट्रॉन्ग था, ਉਹ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗਾ ਗਲਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਲਾਣ ਕਿਦਾਂ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੇ ਗਾਈ ਜਾਓ ਬਈ, उसका दवाई का असर भी तो छुपाना होता है ना। हाँ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਲੀਅਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਈ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे ही है, ऐसे कोई शक नहीं है। काम ये नहीं देखता काम उसका लेवल क्या है, ए लेवल का बंदा काम कर रहा है, बी लेवल का कर रहा है, वो कैटेगरी नहीं है यार। काम स्ट्रॉन्ग होगा, काम अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, आपको सुनेंगे। आप जो ना अभी भी कंसर्ट्स होते हैं, अगर वो उछल कूद वाला सिंगर है ना, तो रोड आप ब्लॉक हो जाते हैं। और जब कोई उस्ताद, कोई रियाज करने वाला बाकायदा फनकार आता है ना, तो आप देखेंगे एक लिमिटेड महफिल होती है, एक नज़्म ज़ब्त होता है, तादाद बहुत कम होती है, तादाद बहुत कम होती है, सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे। लेकिन आप जो ना, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पर, वरना सड़कें भर जाती हैं, ब्लॉक हो जाता है रोड, क्या है वो कौन सी म्यूजिक है सर? वो डर दे मारे गड्डियां रुकदियां ने कि जिहड़ा तड़फड़िया साडी गड्डी च ना वज। असल च गल ये हुंदी है कहंदे ने कि केस साडे ते ना पै जाए, ते जेहड़ी बीमारी च मुब्तला है अल्लाह कोई मर जाए तो चंगा है। ठीक है, असल रोला है। बिल्कुल, बाकी वो ओदे इतराम च नहीं रुके हुंदे। बिल्कुल, पाकिस्तान इत्थे कोई काम नहीं रुकदा किसी दे नाल भी। हां जी, नफसा नफसी दा दौर जिन्ना मर्जी हो जाए, बिल्कुल ऐसी है। ते
ये मेरा टॉपिक आज फिर होता है, ये बड़े जिंदा दिल कौम है पाकिस्तानी, जो मर्जी हो जाए, एक जगह ते बम धमाका होवे ना घबरांदा ही नहीं, सारे उत्थे फिरी जाणगे, जैसे कोविड आया था। हाँ, एक दूसरे बम धमाका होंदा उत्थे ही फिरी जाणगे ते एक दूसरे नूं पुछी जाणगे क्या थी गे इन्नी देर च उत्थे फिर एक बम धमाका होंदा, अच्छा ये थे ये तुहानूं पहले नहीं सी पता, मुल्की हालात खराब ने पहले ही नहीं खड़े हो। नहीं, यहाँ पर असल में हमारे पास एक जिम्मेदार भी है। हाँ जी, हम हर चीज की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पे डाल देते हैं। हाँ, अल्लाह की मर्जी, बच्चा मर गया अल्लाह की मर्जी। हाँ, और जो हम कर लेते हैं, जो हम कर लेते हैं वो हमने किया, वो देखें, वो नहीं हम ये कहते कि अल्लाह की रहमत के साथ ये काम हुआ, वो कहते हैं ये हमारी मेहनत, हमारे बड़ों की मेहनत थी। और जो जिस काम में हाथ पाने पूरा ना हो, वो कहते हैं अच्छा मौला तेरी रजा, वो भी ओदी सी रजा, उन्हें तेन मौका दे दिता है, तू अपने आप में आप करना है काम, इतना कुछ उन्हें तुहाडे लिए कीता है, तुसी ना करके भी ओदे ते पाई जांदे। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है आपने। हाँ, कि हम जो भी कुछ करते हैं अगर वो सही हो गया तो हमारी मेहनत, ना हुआ तो अल्लाह की मर्जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। इसके अलावा आप देखें, बच्चे ने सारा साल पढ़ा नहीं होता, उसकी वालदा मोहतरमा जो है ना पेपर देने वो बाहर अंदर सेंटर में बैठा होता है, बाहर वो तस्वीर घुमा रही होती है, अल्लाह ताला इसे पास कर दे, वो सारा साल पढ़ा नहीं है, तुमने पास उसे कर दे। हाँ, ऐसे बच्चे नहीं दुआ कर रही है, रास्ता भी नहीं खोल के देखा। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि इसके अलावा, एक तो माशाल्लाह आपके टेक्निकल काम आपका इतना है, आप सारा दिन मसरूफियत आपकी इतनी रहती है, उसमें आप अपने लिए फन और चीजों को किस तरह से जो है निकालते हैं, टाइम किस तरह निकालते हैं, कैसे आप इंजॉय करते हैं? जो काम मैं करता हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंजॉयमेंट होती है। वो है, लेकिन इसके अलावा और क्या ऐसी चीजें? इसके अलावा मैं म्यूजिक सुनता हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि मैं म्यूजिक क्लासिकल सुनूंगा, उस्ताद के सुनूंगा, और शायर भी उस्ताद होगा। क्या बात। ये तो आप किनको सबसे ज्यादा सुनते हैं? मैं मेहदी हसन को बहुत सुनता हूँ, पठाने खान को। वाह। तो ये, और कलाम अगर बात करेंगे, आप फैज अहमद फैज सुनेंगे, या फिर गालिब सुनेंगे, या फिर मीर सुनेंगे। सर, क्या आप गालिब के दो कलमात हमें सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं जी, प्लीज। गालिब का जो है ना, असल में गालिब में गरूर बहुत था। वो याद होगा ना कि उसका एक मर्तबा उसके एक शेर की तारीफ एक कबाबिये ने करती थी। अच्छा। कबाब वाला भागा हुआ उसके पास आया और उसने कहा कि मिर्जा साहब, ये वाला शेर कमाल का शेर आपने कह दिया। मिर्जा साहब ने उसकी बात सुनी और वापस घर गए और अपने दीवान से उस सफ़े को फाड़ दिया जिस पर वो शेर मौजूद, और कहा कि वो शेर ही क्या होगा जिसको कबाबिया समझ गया। ओहो क्या प्राउड था उनका। तो वो जो उनका गरूर है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, करो कद जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा ना हो कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने बुला दिया। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया सर, एक दो और हो जाए बस, ये काफी है। बहुत माशाल्लाह। क्योंकि मुझे शेर याद आते हैं बरजस्ता मौके की मुनासिबत से, मैं याद नहीं कर सकता। सर, अभी हमारे पास टाइम है, आपको जब मौके की मुनासिबत से याद आया हमें सुना दीजिए। और शेर सुनाने के लिए सामने कोई होना भी चाहिए। क्या बात है, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ये क्वेश्चन है। और आप मेरी स्टूडेंट है, तो आप मैं डेफिनेटली मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगी कि मैं क्योंकि इनकी स्टूडेंट हूँ और हमारा ताल्लुक बहुत टाइम से एक साथ रहा है, और हमारा बिल्कुल माहौल जो है एक फैमिली माहौल जैसा है। कभी मैंने फील नहीं किया, जैसे मैं अपने उस्तादों को देखते हैं कि उस्ताद डांट रहे हैं, नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे, मैंने इनको जितना तंग किया है पढ़ते वक्त, मैं कहती हूँ किसी ने नहीं किया होगा। कोई ऐसा जो है आज तक इनका स्टूडेंट नहीं होगा जिन्होंने इतना तंग किया होगा, क्योंकि मैं पढ़ती बहुत कम थी और मैं ज्यादातर ना क्वेश्चंस करके या इर्द गिर्द बातें करके ना मैं चीजों को वक्त गुजार देती थी। तो उसमें एक सबक से पढ़ाने वाला और करवाने वाला जो उस्ताद है ना, वो इनकी शक्ल में मुझे इस तरह मिले, और बहुत मुझे खुशी होती है कि हमारे साथ, जैसे सर ने भी फरमाया, आपने भी कहा कि जब अच्छे उस्ताद मिल जाएं और उनकी दुआएं और उनका साथ मिल जाए तो कामयाबी हर कदम पर आपके साथ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। प्लेयर साहब, हाँ जी जी प्लीज। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो आप पेशेंस की बात कर रही थी, मुझे इत्तेफाक से शायद मैं वाहिद टीचर हूँगा जिसने नर्सरी प्रेप की क्लास से लेकर पीएचडी तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, हर क्लास। यानी कि आमतौर पे आपको टीचर्स होंगे कि वो मास्टर्स क्लास को पढ़ाते हैं, ठीक है, मैंने शुरू किया था नर्सरी प्रेप से, और आज मेरे स्टूडेंट्स पीएचडी लेवल पर, यानी कि वो जो पढ़ रहे होते हैं, यानी कि वो पढ़कर पीएचडी हो गए। मेरा स्टूडेंट आज पीएचडी भी होता है और कल जो स्टूडेंट था वो नर्सरी प्रेप।
यानी कि सब्र की आदत आपको बचपन से ही। वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के देखें। रोजे तो सारे रखते होंगे आप? रोजे तो खुद ही हो गए। अरे बर्दाश्त करने की आदत का नाम रोजा है। भूख लगी है तो खाना नहीं, बच्चों को पढ़ा के देखिए ना, पता लग जाता है। वाह 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 वाह। नहीं ये सब आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके? आप इसके अलावा अपने एक्टर लाइफ के अलावा आप और क्या क्या करते हैं? ये इसी फील्ड के साथ हूँ मुंसलिक, तो इसी के साथ सारा दिन आपका जो रूटीन लाइफ में गुजरता है वो किस तरह से? कभी को कंपनी का बाल बच्चेदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, और 2 बेटे हैं, एक बेटी शोएब अब्बास और हिजाब अब्बास। क्या बात। तो वो घरेलू लाइफ जाहिर बात है, वो फीमेल आर्टिस्ट हो मेल आर्टिस्ट हो, उसी तरह चलना पड़ता है। तो आप जब घर में आप कॉमेडी वगैरह करते होंगे तो नहीं, घर में मैं, आप हैरान हो जाएंगे, घर में मेरी वाइफ मुझे अक्सर कहती है आप जो मुझे उस वक्त यकीन आता है आप आर्टिस्ट हो जब आप मुझे पेमेंट ला कर देती हो, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप आर्टिस्ट हो। मैं बहुत कम बोलता हूँ, आम लाइफ में बड़ा कम बोलता हूँ। अच्छा, सीरियस रहता हूँ। और जो चंद मेरे मुखलिस दोस्त हैं उनको मेरी इस नेचर का पता है कि यार ये जब सेट पे जाएगा तो जाहिर बात है कॉमेडियन है, आसान है, इसने जो लाइन दी है स्क्रिप्ट दी है उस पर वर्क करेगा। जो नए नए मिलते हैं ना वो कहते हैं यार भाजी तुसी एक्टर हो, कॉमेडियन हो तुसी। मैं फिर उनको पब्लिसिटी निकाल के दिखाता हूँ, मैं कहा यार मेरी फोटो लगी मैं नहीं पास। क्या बात। 10 कमेंट बाद जब इंटरव्यू होगी फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं आर्टिस्ट। एक सवाल मैं आपसे पूछ। जी जी मेरी जान। आप जो है ना दुनिया को हंसाते हैं जी, कभी आप खुद भी हंसे? तो जाहिर बात है अपने लिए। जी जी वो, लेकिन ये है, हाँ ये जरूर है कि जो हमारा शोबिज़ का काम है, अब ये सिंगर है, ये किसी आम सिंगर से मुतासर नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी ऐसी चीज से मुतासिर होंगे जो बहुत ज्यादा एंटीक होगी। तो मकसद ये कि कॉमेडियन एक ही लेवल के हैं सारे, वो अल्लाह की वंड है ना, ए लेवल बी लेवल सी लेवल, लेकिन ये कि काम तो सबने वही याद किया होता है, तो वक्त के साथ साथ जल्दी क्लिक हो जाता है, तो थोड़ा कर से बाद क्लिक हो जाता है। लेकिन ये कि मुतासिर होने का जहाँ जुज आता है वो ये है कि कोई डिफरेंट काम हो तो फिर बंदे को हंसी आती है, नहीं तो आम रूटीन वाली बातें हो रही हो तो फिर बंदा नहीं हंसता। अब तो आपके लिए प्रोफेशन है, शायद आपको उस तरह हंसी नहीं आती होगी, या आपको उस तरह बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा नहीं। हाँ। हम वो शोबिज़ वाली बातों से नहीं हंसते। हम जैसे अब गुफ्तगू कर रहे हैं लाइव, इस तरीके की गुफ्तगू में कोई बात ऐसी अचानक हो जाए रूहदारी वाली, तो वो फिर अचानक बेख्तियार हंसी निकल जाती है। तो आपकी बेगम तो आपके साथ हंसती रहती होंगी? बेगम मेरी बड़ी खुश मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से मैं लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मासी के घर शादी हुई है, इस वजह से भी लकी हूँ मैं, क्योंकि बाज आर्टिस्टों की शादी या तो फील्ड में ही हो जाती है, मेल आर्टिस्टों की भी और मेल आर्टिस्टों की भी, तो या फिर बाहर होती है गैर बरादरी में। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शादी मेरी मासी के घर हुई है, इस वजह से। अच्छा। और वो मेरी कजन भी है और बड़ी जिंदा दिल, बड़ी जिंदा दिल। हाँ ये तो नसीबों की बेगम की बात कर रहे हैं। अच्छा। मतलब 5-6 कुत्ते इकट्ठे पै गए। वो सारी मेरी भी सही फुफी दी अल्हम्दुलिल्लाह, घरेलू है शादी। मेरी बीवी है फुफी दी बेटी थी। हाँ जी। मेरे मामू ने बड़ा करीबी रिश्ता है। हाँ जी। वाह वाह। पर वो से मतलब बीवी के बात ना कि तू सागर चंगे हुआ था सगांदे बदे हुआ। वाह वाह। बीवियां लेकिन नसीब देखिए उनकी सपोर्ट और उनकी चीजों से आप लोग इतना यहाँ तक पहुंचे, आप लोगों ने चीजें की हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो आप पे शक नहीं करती, ये बहुत बड़ी बात है। ये आर्टिस्ट की, मर्द आर्टिस्ट की, वो चाहे सिंगर है, वो चाहे आर्टिस्ट है, कुछ भी है, उसकी जो वाइफ है ना, वाकई आप वाली बात है, तो वो खुले दिल की होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है, आपके साथ मैनेज करने वाली हो, फिर आपकी लाइफ जन्नत है। अगर वो लाख पढ़ी लिखी है और शक्की मिजाज है ना औरत, तो आर्टिस्ट वो बेचारा रुल गया, समझो वो ऊपर जाकर पता नहीं दो तक नजर आना नहीं और नीचे ही आ गया। हाँ जी, जो तो 24 घंटे घर लड़ाई है ना। हाँ, ना राशन भी दे रहे हो, बिजली का बिल भी भर रहे हो, लेकिन बच्चों की फीसा भी जा रही है। उसका फायदा होता है लड़ाकी बीवी का। हाँ, लड़ाकी बीवी नहीं, जो शक की मिजाज बीवी होती है ना, अपने आप को समझते हैं मैं अमिताभ बच्चन हूँ,
जो मुझ पे शक हो रहा है। हाँ, कुछ फैमिली में पढ़ा रहता है वो। सर आप भी तो माशाल्लाह इतनी फीमेल्स में काम करते हैं, तो आपकी वाइफ आप पे शक नहीं करती? नहीं। क्यों? उसकी वजह क्योंकि आप फीमेल्स, क्योंकि आपके साथ सिर्फ मेल्स हैं, आप माशाल्लाह फीमेल्स को ही पढ़ाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो स्टूडेंट मेरी स्टूडेंट होती है ना, मैं हमेशा उसे बेटी कहता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कभी ऐसा मसला ही नहीं हुआ। इसके अलावा भी आपके इर्द गिर्द फीमेल्स होती रहती भी हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप करियर काउंसलर भी हैं, तो डेफिनेटली फीमेल्स को करियर काउंसलिंग में हेल्प चाहिए होती है, वो आपके पास आती है। तो क्या आपकी वाइफ ने कभी आप पे शक नहीं किया कि जी आप इससे बात क्यों कर रहे हैं, या ऐसा क्यों है, आप उसके साथ क्यों बैठे हुए हैं? ये ट्रस्ट की भी बात होती है। क्या बात है, इसका मतलब आप अपने आप को अमिताभ बच्चन नहीं समझते। ये पकड़ आपको हासिल नहीं है, ये पकड़ आपको हासिल नहीं है। क्या बात है, बड़ी कामयाब लाइफ है वाकई, है ना? शो भी इसका बंदा और आपकी वाइफ घरेलू, और वो आपके शक्ल, ये अल्लाह की खास रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक वाकई मेरी वाइफ के साथ इस किस्म की झगड़ा नहीं हुआ ही नहीं। वैसे भी मेरी बेगम जो है ना, वो 24 घंटे तो मेरे साथ होती है। आप मुझे बताएं, फोन मेरा उसके पास, बैंक अकाउंट उसके पास, तो शक किस बात पे करेगी? सर ये तो जो है ना, इसका मतलब है इतनी ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी ओवरलोडेड हो गई है। ऐसी बात भी नहीं है। शक की वजह होती है तन्हाई। हाँ जी, वो तो छड़न ही नहीं रहे। शक उन्होंने की करना है, ये भी है ना। ये तो दुआ दिलों मांग रहे होंगे कि कितने लोग कल्ला भेजे। मेरे साथ एक वाकया हुआ कि एक मर्तबा जो है ना, एक खातून आई, बड़ी खुश शक्ल थी, उनके साथ एक बड़ी उम्र की खातून थी। वो इतवार वाले दिन ऑफिस का दरवाजा उसने नॉक किया, तो घर साथ था, वो अंदर आ गई। उसने आते ही जो है ना कहा कि जी, मेरी वाइफ जो है ना उनसे मिली कि भाई किस बात, कहते हैं कि आपके हस्बैंड ने जो है ना मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया। मेरी बीवी कहती है कि भाई दिल तोड़ दिया, इसका क्या मतलब है? कहती है ये जो ना इनके साथ जो है इनका ताल्लुक था, तो अब जो है ना ये मुकर गए हैं। अच्छा, उन्होंने जो ना कहा कि अच्छा ये कब का वाकया है? उसने बताया। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन होता था? वो कहती है बीबी, जिस टाइम की तू बात कर रही है ना, उस पीरियड से लेके आज के पीरियड तक मेरा ख्याल है कि 5 मिनट भी अकेले नहीं रहे होंगे। तो तू कहां से आ गई? ये यकीन भी है, देखे ना कितना खूबसूरत यकीन है। बिल्कुल, कोई भी। और हम आपको बताते चले कि आज भी ये अकेले नहीं है, और इनकी वाइफ इनके साथ स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है, वो आज भी अकेले नहीं आए हैं। और मेरा फोन भी उनके पास है। बिल्कुल, फोन भी उनके पास है। यकीन पर चलता है हर रिश्ता, कोई भी है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बच्चे, यकीन होना चाहिए। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक के बारे में? अभी तो आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात की, आप और क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक के बारे में? बस मेरे ख्याल में कि हमारी जो गाने की वजह है वो यही है कि वहां से जो है ना हमें निकलना पड़ता है घर से। तो वो जब सोते हैं तो हम जाते हैं, जब वो सोते हुए होते हैं तो फिर हम निकल आते हैं घर से। ऐसे ही यानी आपका इंटरेक्शन ही नहीं होता। तो आपको आपकी वाइफ दिन में कितनी दफा कॉल करती है? मेरे ख्याल में नहीं करती। क्यों? कभी नहीं करती। खुला छोड़ा हो रहा है। हाँ, बहुत ही खुला छोड़ा हुआ है भाई। हम आजाद, बिल्कुल। देखिए भाभी प्लीज ऐसे ना करें, बहुत ही खुला नहीं छोड़ा करते, कभी एक दफा कॉल करके पूछ लिया करें। एतबार है उन्हें। आप हमारा प्रोग्राम देखें तो प्लीज आज आप दिन में 3-4 दफा जरूर कॉल कीजिएगा। अच्छा, वाकई ये मैसेज आपका सुन के तो अब वो जरा मोहतात हो, लेकिन वो करेंगे, बैलेंस नहीं खत्म होने देंगे मोबाइल में, कॉल करनी है। लेकिन जब वो 3 दफा जब कॉल करेंगे तो वो पूछेंगे आपकी तबीयत सही है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। इसी के साथ जनाब हम जुबैर साहब से सुनते हैं बहुत खूबसूरत सा गीत। जुबैर साहब प्लीज। जी, चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं
कैसे मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं, कैसे मैं निगाहें। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आंखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया। तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे मैं निगाहें। हम जाते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब, थोड़ी ही देर में हम वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लुक दिखाता है कि मुझे ये लुक चाहिए। ये पैशन तो हर यंगस्टर के अंदर होना चाहिए। केडा रब हुसन दिते, दीजिए सिर्फ मोहब्बत ही गुनहगारों को। आजकल वो माहौल नहीं, इसी टूल को ना हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। स्किन टोन के अकॉर्डिंग हम उनका कवर करते हैं। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म। मैं जिस दिन भुला दूं, लाइक अपने लेग्स के नीचे आपने क्लैप करना है। लड़कियों के जाएगी कहाँ रिपोर्टिंग करने। लाया लाया मैं तेरे। इंसान की जिंदगी और एक जानवर की जिंदगी में फर्क क्या है? ऐसे लोग खत्म नहीं हुए जो लोगों के लिए कुछ करते हैं। खिजरा सुहेल को इजाजत दीजिए, हमारी तरफ से अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बीट्स एंड न्यूज के साथ। जनाब हमारी चाय भी आ गई है, मजे मजे की बातें भी हो रही हैं। वो जो एक जमाने में होता था ना, खबरें अखबार हम पढ़ते थे और उसमें हर संडे को 3 औरतें 3 कहानियां छपती थी। आज हमारे साथ वो 3 मर्द मौजूद है जिनसे हम ये बातें कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है उनसे उनकी लाइफ की वो छुपी छुपी ऐसी बातें जानना और सुनना जो शायद हम लोग किसी एक पैच पे आके हम इस तरह से मुखालिफ चीजों को सुन नहीं पाते। और माशाल्लाह से तीनों क्योंकि एक अलग अलग प्रोफेशन से हैं, तीनों बहुत अच्छे और बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटीज हैं, तो बहुत मजा आ रहा है इनसे बात करके और इनके साथ चाय पी के। क्योंकि सुबह चाय ना हो तो सुबह नहीं होती, ये तो हम रोज कहते हैं। तो सर क्या आपकी सुबह भी चाय के साथ होती है? मैं लगातार 5 चाय। क्या बात है। अगर सुबह मेरी एक चाय से आंख नहीं खुलती तो मैं 5 पीता हूँ। 5 चाय डेली पीता हूँ। क्या बात है। खाना मैं एक टाइम खाता हूँ और रात के 12 बजे। ओहो, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग डाइट। ये स्ट्रॉन्ग डाइट है कि रात को नहीं साहब आप 5 चाय पीते हैं, इफ यू डोंट माइंड। इन्होंने इलाके च ना बाद तो विकदा नहीं थोड़ा तो विकदा वो कहते पूरी पी लै सुबह दोपहर शाम। इत्तेफाक की बात है मैं दूध वाली चाय पीते नहीं। वो दूध वाली चाय नहीं पीते। देखा ऑन दी स्पॉट आपने मुझे झूठा कर दिया। नहीं मैंने झूठा नहीं किया, आपको इंफॉर्मेटिव किया। थैंक यू। तो सर आप कितनी चाय पीते हैं? मैं बहुत कम चाय पीता हूँ, बहुत कम। आर्टिस्ट तो बहुत चाय पीता है। नहीं बस अपनी अपनी नेचर है। क्या बात। तो वैसा चाय का हाल आपके पास कैसा है? तो पीते हैं। हाँ। चाय तो जिंदगी है। शुक्र है चाय पीते। बिल्कुल, वरना इनके यहाँ क्योंकि ये सिंगर हैं तो इनके यहाँ जो चाय का रंग और वो भी है, वो भी एक रियाज में निकलता होगा। ये ज्यादा पीते होंगे क्योंकि आपके जहन से निकल गया है, मेरे जहन में नशीन है वो बात इनकी। उन्होंने कहा भाई वो तुम्हारी भाभी की वजह से सिंगर बना। ये बात है, उनकी टेंशन से चाय ज्यादा पीते होंगे, बातों को इग्नोर करने के लिए, बोलने के लिए। और फिर ये भी दुख है ना कि वो दिन में एक भी फोन नहीं करती। ये भी है। अच्छा सर, बकायदा आगाज करते हुए जनाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं पाकिस्तान में तरक्की नोट्स जिस तरह के चल रहे हैं सबके सामने हैं, कोई एक्चुअल इन्वेंशंस इस तरह की हमें नजर नहीं आ रही,
कोई इस तरह का तालीमी निजाम हमें नजर नहीं आ रहा जो बहुत प्रॉपर हो। इस तरह पहले होता था कि एक्सप्लोर करने के मौके होते थे, विजिट्स होते थे, बच्चे आते जाते थे, सीखते थे, तारीखी चीजों को सिखाया जाता था। अब वो चीजें बहुत मिनिमाइज हो गई हैं। हम एक तो ये चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी खास वजह क्या है? देखें, इसमें मुल्क के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है लोगों की चॉइसेस पर। अब जाहिर है स्टूडेंट्स के पास चॉइसेस क्या है। सबसे पहले वो अपनी फिनांस देखेगा कि मेरी अर्निंग होनी चाहिए। हम यहाँ पर बाय चॉइस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हमने म्यूजिशियन बनना है, लेकिन उसका वालिद कहेगा भाई अगर तू म्यूजिशियन बन गया तो खाएगा कहाँ से। एक बच्चा आता है वो कहता है मैंने आर्टिस्ट बनना है, उसके साथ भी यही सिचुएशन है। तो यहाँ पर हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव बन जाता है ना, दैट इज अर्निंग। कैरियर बनाना है, अर्निंग के लिहाज से बनाना है। तो आप देखें चॉइसेस खत्म हो गए। अच्छा, इसके मुकाबले में तरक्की का, जो किसी मुल्क की तरक्की को जज करना हो ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि हाउ मेनी चॉइसेस दे हैव। एक स्टूडेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं? बिल्कुल ऐसे। अब हमारे यहाँ लिमिटेड चॉइसेस हैं, गिन लें आप, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अच्छा, हाँ जी, और 2-4 और हैं, और लास्ट में जाके पटवारी, पुलिस, ये चॉइसेस हैं। हाँ, तो आप बताएं यहाँ पे किसी बच्चे के मुंह से सुनाएंगे वो आर्टिस्ट बनना चाहता है या कोई चीज बनना चाहता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली अर्निंग चाहिए। तो ये किसी मुल्क के लिए तरक्की का की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि सारे लोग ही इंजीनियर बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? इसी वजह से शायरी क्यों खत्म होती है? खाने को कहां से आएगा? आर्टिस्ट खत्म क्यों होते हैं? खाएंगे कहां से? तो एक चीज तो ये हो गई कि चॉइसेस हमारे पास कम है, जिसकी वजह से एक लिमिटेड प्रोफेशन ही डेवलप हो रहे हैं मुसलसल। आप ये देखेंगे मेडिकल एंट्री टेस्ट होता है मेडिकल का 25,000 30,000 कैंडिडेट। अच्छा, उसके मुकाबले में किसी और फील्ड में लेकर जाएं, आर्ट्स में, एमसीए में चले जाएं, आपको 4,000 5,000। वो भी वो है जो या तो उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या बहुत ही ज्यादा कोई शौक है, या उनका कोई बैकग्राउंड है। तो ये एक रीजन है, मेन रीजन है कि अगर इकोनॉमी किसी मुल्क की सही है तो वहां पर खुद ब खुद डाइवर्सिफाइड जो है डायमेंशन शुरू हो जाएंगी तरक्की की, और जब नहीं होगा तो ये नहीं होगा। आपकी माशाल्लाह से बुक्स भी पब्लिश हुई हुई है, आप एलटीएस में, आपने गैट में, और डिफरेंट आपने जो है एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है आप काम भी कर रहे हैं, तो आपकी बुक्स पब्लिश्ड है। आपको क्या लगता है सर कि ये जो बुक्स हैं इनके रेप्लिकास भी होते हैं, इनको इस तरह से मतलब रेप्लिकास बनाकर वो किया जाता है, और फिर उसमें जो अंदर उनका मैटर होता है, जो उनका सारा मवाद है, वो थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा चेंज होता है, जिसमें इररेलेवेंट ज्यादा चीजें होती हैं? अच्छा, आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो पायरेसी की आपने बात की है ना, किसी मुल्क में तरक्की हो ही नहीं सकती जब तक पायरेसी के स्ट्रिक्ट क्लास मौजूद ना हो। मसलन एक बच्चा है, चलें बच्चे की बात छोड़ें, आप उस्ताद मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये एक म्यूजिक जो है वो डेवलप करते हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की, 1 साल बाद पता चलता है कि उसकी सैकड़ों कॉपियां मार्केट में फ्री मिल रही है। तो इनकी 1 साल की मेहनत कहाँ गई? यही चीज बुक्स के साथ है। मैंने ये गैट की बुक लिखने में 1.5 साल लगाया था, और 1.5 साल के बाद जब ये मार्केट में आई, उसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में इसके रेप्लिका हाफ प्राइस पर मिल रहे थे। तो आप बताएं कि मेरे पब्लिशर को क्या मिला, मुझे क्या मिला? तो जिसका नतीजा क्या होगा कि ओरिजिनलिटी मुल्क से खत्म हो जाती है। आज तक पाकिस्तान में हम कहते हैं ना कि यहाँ पे तरक्की नहीं होती, फला चीज, कोई चीज बनती नहीं है। बच्चे बनाने वाले मौजूद हैं, टैलेंट मौजूद है, लेकिन बनाए। मैंने जब मैं छोटा था तो मैंने एक डिवाइस बनाया जो खासी एनर्जी कंजर्वेशन करता था। मेरे से एक कंपनी ने राब्ता किया, उनका इंटरेस्ट सिर्फ इतना था कि 1 यूनिट हमें दे दें। उसके बाद क्या करना था उन्होंने? उसकी कॉपियां बना के मार्केट में बेच देनी थी। मैं कहाँ गया, मुझे तो कोई जानता ही नहीं। तो जिस मुल्क में कॉपीराइट नहीं है ना, वहां आप भूल जाएं कि वहां पे ओरिजिनल वर्क हो सकेगा। बुक्स देखें, क्या हमारे मुल्क में अकाउंटिंग की बुक लिखने वाले कोई भी नहीं है? क्या कोई साइंटिस्ट भी नहीं है? क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उनके रेप्लिका इतने बिकेंगे कि उसे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, इसके मुकाबले में आप हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में आ जाए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा इंटरनेशनल बुक्स जो है वो आने दें, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं लगने देते, लेकिन जो डोमेस्टिक बुक है उस पर स्ट्रिक्ट क्लास मौजूद है। हमारे यहाँ क्या हुआ था, ये आज से 20-25 साल पहले
कि पब्लिशर्स जो ना उन्होंने वजीर आजम से राब्ता किया कि जी हमारी बुक्स तो यहाँ पे तो है नहीं, हमें फॉरेन की बुक्स को कॉपीराइट से मुबर्रा करके लाने की इजाजत दे। उन्होंने इजाजत दे दी। उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ के सारे राइटर खत्म हो गए, क्योंकि अब बाहर से बुक आती है, आप उसको सस्ता एडिशन करके बेच देते हैं। नतीजा उनकी बुक तो बिक रही है, बेशक सस्ती है जैसे भी है, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ बुक लिखना बंद हो गई। कॉपीराइट जिस मुल्क में नहीं होगा, इन्फोर्स नहीं होगा, वहां आप भूल जाए, ओरिजिनल वर्क आ ही नहीं सकता। अब आप मुझे बता दें ओरिजिनल वर्क कौन करेगा यहाँ पर? हाँ, किसी भी फील्ड में। जैसे ही वो मार्केट में आएगा उसकी कॉपियां शुरू हो जाएंगी, उसके बाद ओरिजिनल वर्क बनाने वाला घर बैठेगा और वो उसको देख देख के कुड़ेगा कि ये मेरी बनाई हुई चीजें कमाल हो रहे हैं। डेफिनेटली ऐसी है, क्योंकि हमारे यहाँ वैल्यू और जो रूल है उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि ज्यादातर जो वैल्यू दी जा रही है वो उन सस्ती चीजों को दी जा रही है जो इतनी यूजफुल भी नहीं है, जो आपके पास रेप्लिका भी है, और जो चीजें छापी जा रही हैं उनके प्रिंट आउट्स और कोई लेआउट्स भी अच्छे नहीं है। तो वो जो एक जेन्युइन चीज है उस बंदे को बहुत बुरा लगता है कि ये जेन्युइन चीज जो है वो हमारी छुप गई है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि टेस्टिंग का जो रोल है वो क्या है? टेस्टिंग जो है ना, एक्चुअली इंसान पैदा होता है मुख्तलिफ एप्टीट्यूड्स लेकर, और ये याद रखें जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ब्रेन अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया, कोई शख्स नालायक हो ही नहीं सकता, बेशक नालायक नहीं हो सकता जी। सिर्फ फर्क क्या है कि किसी को किसी तरह का दिमाग दिया गया है कि वो इस काम के लिए सूटेबल है, किसी को इस काम के लिए सूटेबल बनाया गया। जब हम कहते हैं ये जाहिल इंसान, तो एक्चुअली वो अपने फील्ड में नहीं होता। मैं अपने फील्ड में हूं, आपको काबिल नजर आऊंगा। मैं अपने फील्ड से हट के म्यूजिक में शुरू हो जाऊं, मुझे लोग जूते मारेंगे। तो कहाँ की काबिलियत? काबिलियत है कि आप किस फील्ड में हैं, क्या वो आपके माइंड से मैच करती है। अगर आपके माइंड से मैच करती हुई आप फील्ड में काम कर रहे हैं, यू विल एक्सेल करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, आप पीक अचीव करेंगे। तो ये चीज एप्टीट्यूड टेस्ट में ये होता है कि आप अर्ली स्टेजेस पे टीचर्स जज करें कि इस बच्चे का माइंड क्या है। एक बच्चा है वो नजर आता है कि वो चीजें तोड़ फोड़ की चीजें बना रहा है, इसका मतलब है उसे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। डेफिनेटली। इसी तरह से मुख्तलिफ फील्ड हैं, बहुत अच्छे बाज बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, तो उन्हें राइटिंग में जाना चाहिए। बहुत निगोशिएटर्स होते हैं, बाद बच्चे ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रुप बना लेते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना ज्यादा होता है, तो उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। तो ये फिल्ट्रेशन अगर हो सकती है, हमारे मुल्क में तो अर्ली स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ वो ये होता है कि तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, तूने ये, और पहले लेबल लगा देते हैं। देहात में जाना है तो पटवारी बनना है। ये 2-4 फील्ड है। अच्छा, शहरों में वही डॉक्टर इंजीनियर चल रहा है, तो नतीजा ये होता है कि उसका एप्टीट्यूड नहीं है लेकिन वो डॉक्टर बन गया। हाँ जी। अब वो उसमें एक्सेल नहीं कर सकता। एप्टीट्यूड नहीं है, इंजीनियर बन गया, वो सारी उम्र पेचकस घुमाता रहेगा, मिस्त्रियों की तरह बनेगा कुछ नहीं। हाँ। तो ये चीज एप्टीट्यूड टेस्ट एक्चुअली इसको फिल्टर करता है कि आप एक स्टेज पे जाके बच्चे को जज करें। साइकोलॉजिकली उस टेस्ट में एम्बेड होते हैं टूल्स जिससे हम जज करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है तो इसका माइंड इस किस्म का है। और ये टेस्ट आज के नहीं है, पहला टेस्ट 1900 में हुआ था, 1900 में। 123 साल हो चुके हैं टेस्टिंग को डेवलप। इन्होंने किया था कि वहां के बिजनेसमैन फील करते थे कि जिन लोगों को हम हायर करते हैं वो लोग बिजनेस में काम नहीं सही कर सकते, तो उन्होंने पहला टेस्ट GMAT, जो पहले GMAC था, वो डेवलप कराया गया कि हम टेस्ट लेकर लोगों को फिल्टर करें और फिर उनको जॉब दें। होते होते ये आया, फिर ये आया। तो अगर ये आप बिल्कुल सही अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि लोग जो ना सही फील्ड में जाएंगे तो सही तरक्की होगी। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट वही इंडिया में आ जाए। इंडिया टेस्टिंग का हेवन है। सबसे ज्यादा बुक्स, हालांकि टेस्ट अमेरिकन है, लेकिन आप पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा के देख लें कि दुनिया में जितने स्कॉलरशिप है ना, जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं फ्री, 80% इंडियंस के पास है। वाई? क्या वो हमारे से ज्यादा है? नो, वो हमारे जैसे ही हैं। हम तो एक ही खित्ते के लोग हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो वो क्यों हमारे से आगे जाते हैं? और वो सारे स्कॉलरशिप और सारी जगहों के ऊपर, आप इंडिया चले, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाएं, कौन बैठा हुआ है? हाँ, CEO कौन है? इंडिया का है। गूगल में चले जाएं, कौन है? इंडिया का है। वाई? ऐसा क्यों? हमारे लोग क्यों नहीं है?
वजह यह है कि उन्होंने टेस्टिंग को इस कदर प्रमोट किया गया कि वहां पर जो बच्चे हैं ना छोटी स्टेज से टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो बेसिकली बहुत अच्छी हो रही है। उसका नतीजा ये होता है कि जब वो बड़े होकर टेस्टों के लिए स्कॉलरशिप के लिए कम्पीट करते हैं ना, तो वो तो बचपन से उसके कम्पीट करते आ रहे हैं, वो आसानी से उसे गेन कर लेते हैं। हमारे बच्चे के साथ क्या है, हम अभी तक ब्रिटिश सिस्टम से नहीं निकले जो कि क्लर्क पैदा करता है। हम कोर्स दे देते हैं, इसी में से आएगा, वो उसी को रट्टा लगाता है आंख दिमाग बंद करके। नतीजा जब वो टेस्टिंग में आता है ना, और जहां ब्रेन यूज करना पड़ता है, GRE, GMAT और जो फॉरेन टेस्ट हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, एडमिशंस के लिए, तो वो ये कहता है ये कौन सी बला मेरे सामने आ गई है जिसपे सोचना पड़ रहा है। तो उसका नतीजा ये है कि हम बड़ी मुश्किल से स्कॉलरशिप लेते हैं। यानी यहाँ हमारे पाकिस्तान में कुछ चीजों का फुकदान है कि अगर हम शुरू से अपने बच्चे को थोड़ी सी तालीम और चीजों की तरफ लेकर आए, उसको एक एक्सप्लोर करना सिखाएं और उसको एक्सप्लोरेशन की तरफ हम लेकर आए, तो वो बहुत अच्छा ग्रूम करेगा। अभी तक तो यही डिसाइड नहीं हो सका कि टेस्ट होना चाहिए या नहीं। टेस्ट 1900 से चल रहा है, 123 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान में अभी भी हर साल मेडिकल का टेस्ट क्यों लेते हैं? इसको बंद हो जाना चाहिए। कोई हुकूमत बंद करने की कोशिश करती है, कोई चलाने की कोशिश करती है। हम तो अभी इसी से नहीं निकले। यानी हमारे अंदर अभी बहुत सारी चीजों की कंफ्यूजन मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि ये कंफ्यूजन अगर ऐसे ही लगातार रही तो हमारा जो तालीमी निजाम है वो बर्बाद हो ही जाएगा। क्योंकि वो हो चुका है, हाँ तकरीबन हो ही चुका है। क्योंकि जो एक सिस्टम आज से पहले कुछ जगहों पे चल रहा था, और टेस्टिंग जो डिफाइंड टेस्टिंग चल रही थी, उससे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे थे। हम चलते हैं नैयर अब्बास साहब की जानिब। नैयर अब्बास साहब, हम अभी जिस तरह बात कर रहे थे उस्ताद की, शागिर्दों की, तो आपके वालिद बेसिकली जो है वो किसके शागिर्द थे, हम जानना चाहेंगे। फिर आप जो है अपने वालिद साहब के शागिर्द हैं, तो उनके शागिर्दों ने कितना नाम बनाया, हम उसके बारे में जानेंगे। मैं ये आपने एक सवाल के 3 चूज किए और मेरे लिए भी आसानी पैदा बिल्कुल। फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको मुख्तसर से टाइम में बताता हूँ कि मैं खुद अपने पापा का ही शागिर्द हुआ, सुहेल अब्बास साहब का। और मेरे पापा जो है वो जिनके शागिर्द थे, पूरे कॉमेडियन में समझता हूँ कि उनके फॉलोअर हैं, रूहानी उस्ताद मानते हैं उनको। मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम था मेरे दादा उस्ताद, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, मुनव्वर ज़रीफ साहब, उनके बकायदा शागिर्द थे मेरे पापा। और मेरे पापा के शागिर्दों में से जिन लोगों ने नाम उनका रोशन किया इस वक्त, तो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है, नो डाउट। आप क्या, मैं क्या, सब जानते हैं मुल्क से बाहर भी, वो आगा माजिद साहब इस वक्त एक हमारे मुल्क का बड़ा खूबसूरत नाम, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा के शागिर्द। और मुल्तान शहर से फिर रमजान शहजाद साहब, अब्बास फल्की साहब, ये ऐसे लोग हैं कि जो मेरे पापा के शागिर्द। और मुल्तान तो आप ऐसा लगा लें कि सारे ही उनके शागिर्दों में नाम। हम सुनना चाहेंगे, जब आपके उस्ताद जो माशाल्लाह आपके वालिद मोहतरम थे, उन्होंने जब आपको पहली दफा सिखाया, तो आपने कॉमेडी किस तरह स्टार्ट की? मेरे पापा चाहते ही नहीं थे असल में कि मैं आर्टिस्ट बनूं, क्योंकि अब बात समझ आती है, उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। सोच रहा था यार ये पापा क्या कर रहे हैं, क्योंकि अंकल वाली बात को लेकर चलूंगा कि यार बच्चे के जिधर तवज्जो है, जो उसका इंटरेस्ट है यार, उसको उधर कर लेने दो। अब कामयाब होना ना होना वो नसीब और मुकद्दर की बात होती है। लेकिन ये है कि हमारे जो बड़े हैं वो मुसल्लत कर देते हैं कि नहीं, असी तेरे को ना इंजीनियर की उम्मीद लाई, तू डॉक्टर ही बनना है, MBBS डॉक्टर ही बनी। वो भाव बेचारा कंपाउंडर बनने जोगा भी ना हो गई, वो अद्धी जिंदगी इंज परेशानी च पा देनी चाहिए। यार उन्हें पूछो तो सही बिठा के, तू की करना चाह रहे हैं, तू की नहीं करना चाह रहे। तो मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं आर्टिस्ट बनूं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में मुश्किलें भी बहुत काटी थी। बिल्कुल ऐसे। फिर जाके कहीं अरूज उन्हें मिला था, तो वो शायद ये सोचते थे कि यार जो मैंने काट ली उस वक्त भी भला था, अब वक्त कुछ और किस्म का, यार ये उन तकलीफों में ना पड़े तो बेहतर है। लेकिन वो जाहिर बात है, ब्लड रिलेशन था, 3 भाई हैं हम, 2 मुझसे छोटे हैं, तो किसी में तो वो आना था ना, किसी में तो 2 ड्रामे करवा के मेरे पापा ने मुझे 2 साल घर बिठा दिया। अच्छा। इधर मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, तो दादी अम्मा ने कहा कि सुहेल इसको आर्टिस्ट बनने दे, तो भी अपने अब्बू को कहता था मैंने आर्टिस्ट बनना है, तो अब तेरा बेटा है तो वो कहते थे अम्मी जी तो नहीं पता है, इस काम च कुछ नहीं पिया, तो ये नहीं तो वो नहीं, मैं बड़े पापड़ बेले बड़ी तकलीफा झेलियां ने, ते यार नहीं तू तगारी चुक लै, तू 150 रुपया रोज तगारी आएगा ना, रात में मैंने कहेगा कि अबू जी मैं 150 रुपया तगारी चुकी, ते मैंने ओदा फकर होना वा, ते इधरों तू लाख रुपया भी रोज दा कमाएगा, ते यार मैनू खुशी नहीं होनी। तो इस गल नू फील नहीं कर रहे, जानदे इस गल नू, ते मैं कहंदा सी नहीं जी मैंने आर्टिस्ट ही बनना।
2 प्ले करवाए और मुझे 2 साल घर बिठा दिया कि नहीं कुछ नहीं करने देना, तुझे रोटी चाहिए, जूती चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो फिर दादी अम्मा उन्होंने कहा कि सुहेल कर लेंगे ना, करे ना हो बच्चा हाथों निकल जाए। तो वो शुक्र है उनके बाद ज़हन में आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम से बाल बच्चे पाल रहा हूँ। जब आपने पहली दफा एक्ट किया तो थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे, बल्कि सुनना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे तो वो क्या एक्ट था और आपने जब वो परफॉर्म किया तो आपकी कैफियत क्या थी? वो बड़ी छोटी सी एंट्री थी। स्टारलेट हमारा इधर बड़ा मुल्तान का अच्छा थिएटर है, डेरे अड्डे चौक में। शेख ताहर साहब डायरेक्टर होते थे, हमारे सीनियर, बहुत सीनियर शेख ताहर साहब। तो पापा ने कहा यार अंदर जा तो रिहर्सल हो रही है। तो मैं अंदर गया, मैंने कहा जी आप बताएं तो सही, मैं आपका बेटा हूँ तो तारुफ करवाएं। कहते नहीं आर्टिस्ट किसने बनना है, तूने बनना है, मैंने तो नहीं बनना। तो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो इतना मॉरल करके अंदर जाके अपना इंट्रोड्यूस खुद करवा कि जी मेरा नाम नैयर अब्बास शर्मा सुहेल अब्बास साहब का बेटा हूँ, बस इतना ही सपोर्ट तुझे करना है। इतना इख्तियार है पूरी लाइफ में कि तू ये कह सकता है कि मैं सुहेल अब्बास साहब का बेटा हूँ। हाँ तू ये सोचे कि किसी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये कहूँ कि इसको काम दे दो, इसकी पब्लिसिटी लगा दो, इसको पेमेंट दे दो, तो वो सपोर्ट मेरा नहीं करना। तो मैं अंदर गया, शेख साहब को मैंने हमारे फील्ड के वाले से सीनियर के घुटनों का हाथ लगाते मैंने लगाया, हाँ जी कौन जी आप, रिहर्सल हो रही। मैंने कहा जी मेरा नाम नैयर अब्बास है, मैं सुहेल अब्बास साहब का बेटा हूँ। अच्छा 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 पुत्र भतीजा होया फिर ते तू ते किद्दां आना होया? मैं कहा जी मैं आर्टिस्ट बनना है। अच्छा जी ठीक है, मैं यार रिहर्सल वेख काम वेख पहले किवें होंदा है। और रिहर्सल देखी ड्रामे की 2 से 3 मिनट की ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ तो वो एंट्री थी। उसमें भी एक अंदर चीज होती है ना, मेरे बाबा कहते थे कि आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है, तीसरी कैटेगरी नहीं है। आप कहें ना कि यार बच्चे को दर्जी के काम पे डाला है तो वालिदैन जाते हैं कि जी ये काम सीख रहे हैं, कहता नहीं जी तवज्जो ना सीख नहीं रहे। अच्छा जी कोई नहीं साल होर लाओ सीख देगा, ये वो काम है ही नहीं है, सारी जिंदगी है वक्फ कर दो फिर भी अगर आपके नसीब में आर्टिस्ट बनना नहीं है क्योंकि आपके अंदर ही कुछ नहीं है, आप नहीं बनोगे। आप एक ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हो कि आप टीवी है, फिल्म है, स्टेज है, उस पर आप साइलेंट खड़े हो, खामोश खड़े हो। मेरे पापा कहते थे अगर वो बंदा आर्टिस्ट है तो वो अपनी खामोशी से बता देगा कि वो आर्टिस्ट है। क्या बात। तो तीसरी कैटेगरी कोई नहीं है। इस बात से मुझे तसल्ली होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आर्टिस्ट था तो 20 साल का पीरियड मैंने तय कर दिया। बहुत खूबसूरत। एक व्यूअर्स आपको एक चीज बताती चलूं जनाब, हमें अभी थोड़ी देर पहले इस बात का पता चला कि जो उस टाइम वो ड्रामा हुआ था, उस ड्रामे के जो प्रोड्यूसर थे जनाब शेख ताहिर साहब, जो आज हम ये प्रोग्राम करते हैं ना जिसपे आप हमें देखते हैं, जो हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं, वो शेख ताहिर के बेटे शेख हारून साहब जो हैं वो इसके प्रोड्यूसर है हमारे मॉर्निंग शो के। हम जरूर आपको दिखाएंगे हमारे प्रोड्यूसर साहब को कि माशाल्लाह जो वो टैलेंट जो उनके वालिद से उनको मिला बहुत खूबसूरत, उस टाइम के वो प्रोड्यूसर थे और अब हमारे ये प्रोड्यूसर हैं। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थे, जी जी, राइटर होते थे, बड़े नामवर राइटर थे उस वक्त के मौजूदा और डायरेक्टर। क्या बात। जिन्हें देखकर बड़े बड़े लोग बने, वो लोग थे जिनकी रिस्पेक्ट करते मैंने अपने पापा को देखा। मेरे पापा ने कहा ये वो चंद लोग हैं, ये वो पर्सनैलिटी है बेटा कि जिनमें मैं आया और मेरी ग्रोथ अच्छी हुई। क्या तो वो काम करने वाले अच्छे थे, स्क्रिप्ट मजबूत था, फिर आर्टिस्ट आगे से उसी तरह का वर्क करता था, फैमिली का वर्क करता था। ड्रामे का नाम भी मुझे याद है आज तक, लुट पै गई। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। उन्होंने मुझे मेरे पापा की वजह से भी बहुत प्यार किया और फिर मेरी वो एक ही 5 मिनट की इंटरव्यू में मैंने 3-4 क्लैपें ले ली। भाई तो मुझे कहते हो इधर आओ वो तुम्हें तो सबूत दे दिया यार, तू सुहेल अब्बास का बेटा है, वो तुम आर्टिस्ट सुहेल अब्बास साहब कुछ बनेगा, इन्हों हटाना ना। क्या बात है। वो भी रखना नहीं बस चलता। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत जनाब, बड़ा मजा आया हमें अपने सारे गेस्ट से बात करते हुए। हमारे साथ इदरीस साहब मौजूद थे, हमारे साथ नैयर अब्बास साहब मौजूद थे। माशाल्लाह बहुत मजे की गुफ्तगू हो रही है हमारी और इसी के साथ हम इख्तिताम करेंगे। एंड पे जाते हुए हम खूबसूरत सा जो है वो गीत भी सुनेंगे। तो हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं जनाब जुबैर साहब का कि वो हमें खूबसूरत सा गीत सुना दें। की गीत जरूर। हो दिला तेरे की लग दे सनेहज दे घलेनी, हो दिला तेरे की लग दे सनेहज दे घलेनी, ते उन्ना के हामना है, ते उन्ना कोई आमना है,
जिना दे रहा मले नी दिला तेरे की लगदे सनेह दे घले नी तू रुखियां सुकियां खा के ते आए वक्त निभा के तू रुखियां सुकियां खा के ते आए वक्त निभा के तू बंदा है गरीब जिया तू बंदा है गरीब जिया ओ मखना दे पले नी दिला तेरे की लगदे सनेह दे घले नी तू लग वन आखे मेरे ते मंदे हालात न तेरे ओ किथे तेरी गल सुन दे ओ किथे तेरी गल सुन दे दिहाड़े तेरे ढले नी दिला तेरे की लगदे सनेह दे घले नी तू कमला बोला बन नहीं ते नयल पास तन नहीं तू कमला बोला बन नहीं ते नयल पास तन नहीं तू जिन्ना पीछे वदा तन नहीं तू जिन्ना पीछे वदा भज दे ओ वैरा नल रले नी दिला तेरे की लगदे सनेह दे घले नी। क्या बात है, बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, खूबसूरत है ना। पैगाम पहुंच गया पैगाम जनाब बिल्कुल पहुंच गया। जाते जाते नैयर अब्बास साहब, शाकिर शुजाबादी के दोहरे हम आपसे सुनना चाहेंगे। शाकिर शुजाबादी साहब के मैं जरूर आपको एक दोड़ा सुनाऊंगा, लेकिन ये है कि एक छोटा सा शेर मेरे पापा अक्सर सुनाया करते थे और वो आप दीदा हो जाते थे। मुझे पूछते थे जब तुम बाल बच्चेदार होगा तो फिर इस शेर की गहराई तुझे पता चलेगी। जिंदे जी किसे तेरी बात ना पूछी, जिंदे जी किसे तेरी बात ना पूछी, ते मेरे मरण तो बाद लोकां आन मेरी कबर ते फुल चढ़ाए। जिंदे जी किसे तेरी बात ना पूछी, ते मेरे मरण तो बाद लोकां आन मेरी कबर ते फुल चढ़ाए। सन दे कच्चण खना रब्बी अपनी खुली साड़ा, लोकी कबरे किथों अग्गा लाके सारे शेर। शाकिर शुजाबादी साहब का या कुछ कोई भी शेर आपको? हाँ जी, हाँ जी, कोई भी। कहते ये आपकी जुल्फ नहीं जो सवर जाए, ये आपकी जुल्फ नहीं जो सवर जाए, ये बिगड़ी तकदीर है रहने। थैंक यू। छा गए जनाब, बहुत मजा आया। हमारे साथ जो गेस्ट थे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, इतना टाइम दिया और इतने मजे मजे की बातें की। बहुत हमारी जो खूबसूरत सुबह है ना उसको चार चांद लग गए, क्योंकि जो सुबह का मूड होता है ना वो इतना फ्रेश हो जाता है जब आपके साथ गॉसिप्स करने वाले, आपके साथ चिट चैट करने वाले लोग जो हैं वो इस तरह के हों जिन्होंने आपकी सुबह जो है वो खूबसूरत बनाई हो। तो आप लोगों को हम दोबारा से थैंक यू करते हैं अपने प्रोग्राम में, और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं जनाब। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।